देर रात तक पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बाद उनके मन में हमेशा के लिए एक डर सा बैठ जाता है। मेरा बचपन दिल्ली की जिस लोकेशन में गुजरा है, यहाँ पहले इतने घर नहीं थे। हमारे घर के सामने एक बड़ा सा तालाब था जिसके बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। मुझे याद है हमारे एग्जाम्स आने वाले थे। दिन तो दिन, रातें भी हमारी पढ़ाई करते हुए गुजरा करती। जिस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, उस वक्त हम पूरी पूरी रात जागते थे पढ़ाई के लिए। रात को शहर बिल्कुल खामोश और सन्नाटे की चादर में पसर जाया करता। मेरे पापा बताते हैं, 80 के दशक में जब हम छोटे थे, तब ये जगह रात 8 बजे के बाद ही इतनी शांत हो जाया करती थी कि जैनियों के जंगल में कोई दो जानवर लड़ाई करते तो उनकी खौफनाक आवाज यहाँ हमारे घरों तक आती थी। औरतें और बच्चे सहम जाते। मैं अपने घर में बैठ के जिस जगह पढ़ाई किया करता, वो कमरा गली से लग के बना था। कमरे में एक खिड़की जो गली की तरफ खुला करती। उस टाइम घर की छतों पर सीमेंट की टीन लगाई जाती थी। उन दिनों रातों को जागते हुए मेरे साथ कुछ अजीब वाकयात हुए। एक बार कुछ यूं हुआ, सर्दियां आ चुकी थी और मैं अकेले कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा हूँ। तब अचानक से एक आवाज सी आई। मुझे यूं लगा कि हमारे घर के एक कोने से कोई भारी भरकम आदमी हमारी छत पे चढ़ा है, और ये उसके भारी कदमों की आवाज थी। मैं अभी तक कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उसने अपना दूसरा कदम भी छत पर रखा, और उसका दूसरा कदम सीधा छत की उस जगह पर पड़ा जहां पर मैं बैठा हूं। ये कमरा बना है। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि उन दो कदमों में 18 से 20 फीट का गैप होगा। ये आवाज सुनते ही मेरी तो सिट्टी गुम हो गई कि ये कौन है जिसका एक एक कदम इतना बड़ा है। कुछ समझ नहीं आया। मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया कि अब क्या हो सकता है। मैं एकदम सुन्न होके बैठ गया। दिमाग काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह बैठा रहा, सोचने लगा कि देखता हूँ अब क्या होता है। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी मुझे फिर कोई आवाज नहीं आई। अब उस वक्त माँ ने एक बात सिखाई थी कि पूरी रात जागते रहते हो, अकेले होते हो। अगर कभी डर लगे, कोई बात हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। बस तब मुझे ये बात याद आई और मैं हनुमान चालीसा बोलने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि ये चीजें कितना काम करती हैं, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ और वो रात यूं ही गुजर गई। अब इसके 2 दिनों बाद मैं कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। खिड़की खुली हुई थी। ये वही खिड़की है जो गली के अंदर खुलती है। हमारी गली करीब 100 मीटर लंबी होगी। आधी रात पढ़ाई करते वक्त मुझे आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तकलीफ में है, मदद के लिए पुकारना चाहता है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। अब रात की खामोशी में वो आवाज गली में गूंज रही थी। शायद आसपास घरों में मैं अकेला ही था जो उस वक्त जाग रहा हूँ। अभी मैं उस आवाज पे ध्यान देने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से वो आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार थोड़ी तेज थी। पहली बार जब मुझे आवाज आई थी तब तो मैं इतना नहीं डरा, लेकिन जब दूसरी बार थोड़ी तेज आवाज आई तब एक बार को मैं घबरा गया। और अब की बार मैं घबराया इसलिए था क्योंकि आवाज अब खिड़की की तरफ से नहीं, बल्कि छत की तरफ से आई थी। मैं हनुमान चालीसा बोलता हुआ खड़ा हुआ, जाके खिड़की लॉक की, किताबें साइड में रख के सोने की कोशिश करने लगा। लेटे लेटे अपने आसपास देख रहा हूँ, हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ, और फिर पता नहीं कब कब में मुझे नींद आ गई। मैं रात रात भर पढ़ाई इसलिए करता था क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। ठीक इस बात के 3-4 दिनों बाद मुझे फिर से कुछ लगा। मैं वैसे ही रात में पढ़ाई करने बैठा, कमरे की लाइट वगैरह जल रही थी, क्या अचानक से जोर की आवाज के साथ मेरे कमरे की खिड़की पूरी खुल गई। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में था। एकदम से जब खिड़की खुली तो मैं चौंक गया। सोच रहा था इतनी तेज तो हवा भी नहीं चल रही और गली में भी कोई नजर नहीं आ रहा। रात के इस टाइम ऐसा भी नहीं हो सकता कोई शरारत कर रहा हो। मेरे साथ पहले भी 2 बार ऐसा कुछ हो चुका था।
तब मैं कमरे से बाहर निकला, मम्मी के पास गया और उन्हें सब बता दिया। उन्होंने कहा तू एक काम कर, यहीं लेट जा मेरे साथ। मैं उनके पास लेटा सोच रहा हूँ कि इससे पहले तो मुझे इतना डर नहीं लगा, पर रात को अचानक से खिड़की के दोनों पटों का यूं खुल जाना, वो भी आधी रात के वक्त, इस बार मुझे डर तो लगा था। आज इतने सालों बाद भी जब मैं उन रातों को याद करता हूँ, कहीं ना कहीं मन में बेचैनी सी होने लगती है। भगवान ही जाने तब क्या हुआ था, पर उस गली में कुछ तो है जिन्होंने मुझे उन रातों में काफी बार डराया, या शायद अपने होने का एहसास दिलाया था। और ऐसा नहीं है ये सब मैंने ही महसूस किया हो, मेरी माँ ने भी उस गली में एक लंबी सी औरत को घूमते देखा है, जिसके लोरी गाने की आवाज उन्होंने कई बार सुनी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलती रहती हैं, जिन्हें सुन के सच में एक बार को सांसें थम जाती हैं। मेरा एक सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं, सोच के देखिए आप किसी सुनसान रास्ते से होके घर की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूँ, आपको सबसे ज्यादा डर कब लगेगा? अगर उस रास्ते पर कोई दो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा, आपको महसूस हो रहा है कोई आपके पीछे है जिसे आप देख नहीं सकते। कौन सी सिचुएशन में सबसे ज्यादा डर महसूस होगा आपको? आज की अगली स्टोरी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। सतबीर ने पंजाब से अपनी स्टोरी शेयर की है। उन्होंने बताया हमारा एक ढाबा है जो मेरे दादाजी ने बनवाया था। पहले वो ही यहाँ बैठा करते थे, उनके बाद इसे पापा ने संभाला और आगे मुझे ही संभालना है। पर जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मन में एक डर सा बैठ जाता है। हमारे ये ढाबा इतने सालों से अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही है, लोग भी खूब आते हैं, लेकिन अब तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। मेरे घर वालों ने इसकी कीमत चुकाई है और आज तक चुकाते आ रहे हैं। हमारा ढाबा जिस लोकेशन, जिस हाईवे पर बना है, तकरीबन 10 किलोमीटर आगे पीछे तक कोई और ढाबा नहीं है। आसपास खेत हैं और हमारे ढाबे से करीब 100 मीटर पीछे एक काफी पुराना सा घर है। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है और इसी घर से जुड़ी है हमारी कहानी। मैं आपको घर का थोड़ा कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। मेन गेट से आप अंदर घुसते हैं तो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा नजर आएगा। आपके लेफ्ट साइड में एक कुआं है जो घर की बाउंड्री में आता है। वैसे तो आज के टाइम पे कुएं का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, सब सूखे पड़े हैं, पर यह कुआं आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी भी खूब है। ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजे के साथ से ऊपर सीढ़ियां जाती हैं, जहां दो कमरे हैं, और फिर उसके ऊपर छत। ये घर ना जाने कितना पुराना है और किसने बनवाया इसके बारे में किसी को नहीं पता। सतबीर ने बताया जब मैं 12 साल का था तो दादाजी और पापा ढाबे को साथ मिलके संभालते थे। मैं भी कभी कभी उनकी मदद के लिए आ जाया करता था। एक रात मैं पापा के साथ मिलके सफाई करवाने लगता हूँ। उस वक्त यही कोई रात के 1:30 बजने को थे। तब मैंने देखा कि दादाजी एक थाली में खाना लेके पीछे उस घर की तरफ जा रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे बाहर आया और देखने लगा कि कहाँ जा रहे हैं इस टाइम। तभी पापा ने मुझे आवाज दी, वहां खड़ा क्या कर रहा है, यहाँ थोड़ी मदद करवा दे मेरी। मैं पापा के साथ काम करवाने लगा। थोड़ी देर में दादाजी खाली हाथ आए और पसीने पूछते हुए बैठ गए। मैं उनके लिए एक गिलास पानी लेने चला गया। उन्होंने मुझसे गिलास लिया और जब वो पानी पी रहे थे तो मैंने पूछा, दादाजी आप थाली लेके कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं तुझे टाइम आने पे बताऊंगा। मैंने कहा अभी बताओ मुझे। मैं थोड़ा जिद्दी था और दादा पोते का तो रिलेशन भी आपको पता है कैसा होता है। पीछे से पापा कहते, जिद ना कर, बता देंगे टाइम आने पर। इसका मतलब पापा को भी पता है। मैं जब भी रात में उनके साथ रुकता था तो मैंने कई बार दादाजी को उस घर में थाली ले जाते देखा है। एक दिन पापा किसी काम से गए हुए थे और दादाजी की हेल्प के लिए ढाबे पर बस मैं था। रात के 1 बजे के बाद
दादाजी कहते मैं अभी आता हूँ। उनके हाथ में थाली थी जिसमें अलग अलग तरह का खाना रखा था। वो थाली लेके पीछे वाले घर की तरफ चले गए। मुझे कहा तू यहीं बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ। आधी रात को ढाबे में काम करता था पर मुझे कभी डर नहीं लगा। उन्हें गए हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इस टाइम यहाँ कोई भी नहीं आता। हाईवे पर मुश्किल से ही कोई ट्रक जाता दिखाई देता है। मुझे उनकी फिक्र होने लगी और मैं देखना भी चाहता था कि वो थाली में खाना लेके वहां क्यों चले जाते हैं। मैंने वहीं रखी लालटेन उठाई और उस घर की तरफ जाने लगा। खेतों के बीच से होते हुए एक पतला सा रास्ता सीधा उस घर की तरफ निकलता है। अंधेरा था पर चांदनी रात थी और काफी कुछ नजर आ रहा था वहां। रात की ठंडक और उस हवा को मैंने इससे पहले कभी इस तरह से महसूस नहीं किया। आज कुछ तो अलग है। मेरे मन में सवाल आने लगते हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए। दादाजी अभी तक क्यों नहीं आए? वो ठीक तो है ना? मैं ना चाहते हुए भी उस घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। वो 100 मीटर की दूरी मुझे इतनी लंबी लग रही थी और ऊपर से रात की खामोशी आपके अंदर डर के साथ साथ सवाल पैदा कर देती है। मैं चलते चलते आज पहली बार उस घर के मेन गेट के बाहर आके खड़ा हुआ। एक लोहे का गेट है जो लगभग जंग खाकर टूट चुका है। वो इतना खुला हुआ था कि एक बंदा आसानी से अंदर आ जा सके। मैं पीछे देख रहा हूँ, ढाबा काफी दूर छूट गया है और इस जगह का सन्नाटा ऐसा था कि मानो यहाँ रुकने के लिए मना कर रहा हो। मैं ढूंढ रहा हूँ दादाजी को। 2 मिनट ठहरने के बाद मेन गेट से अंदर एंटर हुआ। बहुत खामोशी थी यहाँ, किसी चीज की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं घर के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में बाल्टी हिलने की आवाज आई। ये बाल्टी कुएं के ऊपर लटक रही थी। लगा शायद हवा से हिली हो। मुझे घर के अंदर से हल्की हल्की रोशनी होती दिखाई दे रही है और मेन गेट के बाहर जब मैं चुपचाप खड़ा हूँ तो मुझे अंदर से दादाजी की आवाज आती सुनाई दी। वो बोल रहे थे कि आपके रहम से काम बढ़िया चल रहा है और उनके साथ साथ आवाज आ रही थी जैसे कोई खाना खा रहा है। खाते खाते एक भारी सी आवाज आई, आज गोश्त कम है। दादाजी कहते वो पीछे से सप्लाई कम आ रही है। मुझे नहीं पता, जितना गोश्त मेरे लिए चाहिए उतना लाया कर। दादाजी अपनी कांपती आवाज में बोल रहे थे, जी जी मैं ध्यान रखूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था ये किससे बात कर रहे हैं, कौन रहता है इस घर में। मैं उनकी आवाज सुन के अपने कदम पीछे लेने लगा। मुझे एकदम से घबराहट होने लगती है। गेट से बाहर आके मैं जल्दी जल्दी ढाबे की तरफ जाने लगता हूँ। ढाबे पर पहुंच के बैठा ही था कि इतने में दादाजी भी आ गए। उन्होंने मुझे ऐसी हालत में देखा तो पूछा क्या हुआ। मैंने थोड़ा रुकते हुए कहा, आप उस घर में खाना किसके लिए लेके जाते हो? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। आप किससे बात कर रहे थे? वो एकदम से मेरी तरफ देखते हैं। तू क्यों आया था वहां पे? मैंने कहा आपको इतनी देर हो गई थी, फिक्र कर रहा था आपकी। आप बताते क्यों नहीं हो वहां पे क्या है, कौन रहता है उस घर में? वो आज मेरे सवालों को घुमा नहीं पाए। वहीं बैठ के कहते, बेटा उस घर में एक जिन रहता है। मैं हर रोज उसके लिए खाना लेके जाता हूँ। ये जिम्मेदारी मेरी है। गलती मैंने की है तो जिम्मेदारी भी मेरी और जब तक जिंदा हूं मैं करता रहूंगा। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा इसके पीछे की कहानी आज मैं तुम्हें बताता हूँ। कई साल पहले जब मैंने ये जमीन किराए पर ली थी ढाबा बनाने के लिए, मुझे नहीं पता था हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ढाबे का काम वाम करवा के जब करीब महीना भर बीत गया तब मैं और तेरी दादी रात को सामान समेट रहे थे। मैं बचा हुआ खाना और कुछ हड्डियां पीछे रखाया कि कोई जानवर आके खा लेगा। ढाबा बंद करके हम दोनों घर चले गए। अगले दिन भी रात 1 बजे के आसपास मैं बचा हुआ खाना पीछे डालने गया तो कल फेंकी हुई एक हड्डी तक वहां नहीं थी। आज भी मैंने खाना वहीं डाला। ढाबे में आके तेरी दादी को कहा चल घर चलते हैं। मैंने अपनी साइकिल निकाली और तब पीछे से हड्डी चबाने की आवाज आने लगती है। हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और निकल गए।
इसके अगले दिन भी सेम यही। खाना डालने गया तो एक हड्डी तक वहां नहीं थी। आज मैं खाना डाल के ढाबे में आया और छुप के देखने लगा कि कौन है जो खाना डालते ही एकदम से खाने आ जाता है। थोड़ी देर तक तो वहां कोई नहीं आया। फिर मेरी नजर उस पुराने से घर की तरफ चली गई। वहां से कोई एकदम से इस तरफ आया और बैठ के हड्डी चबाने लगा। उसे देखते ही मैं डर गया। वो था किसी इंसान की तरह, पर उसका शरीर काफी चौड़ा और हाइट भी अच्छी खासी लंबी थी उसकी। एक बड़े पतीले जितनी हड्डियां वो कुछ ही देर में चबा जाता है, और देखते देखते मेरी आंखों के सामने वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं वहीं खड़ा रहा। तेरी दादी ने मुझे आवाज दी। उसने देखा मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मेरे पास आके पूछती है, क्या हुआ, किसे देख रहे हो? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कहा कि बस ऐसे ही खड़ा कुछ सोच रहा था। फिर साइकिल निकाल के हम दोनों घर की तरफ निकल गए। मेरे मन में यही बात थी कि कौन था वो। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी और उसे देखते ही मैं कांप गया। अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। दिन में अच्छे खासे लोग यहाँ आते थे। काम अच्छा चल रहा था। दिन का बचा कुचा खाना मैं रोज रात को ढाबे के पीछे डाल दिया करता। एक दिन जब तेरी दादी यहीं तेरे पापा को लेके बैठी हुई थी, 3 साल के थे तेरे पापा, मैंने तेरी दादी को कहा मेरी मदद करवा दे। कोई भारी सामान सरकाना था। तेरे पापा को यहीं ऐसे ही छोड़ हम दोनों काम में लग गए और वो पीछे चला गया। आज मैंने अभी तक खाना नहीं डाला था। तेरी दादी कहती, गुड्डू कहाँ है? इतनी रात को अंधेरे में हमारी हालत खराब हो गई कि कहाँ चला गया ये। जब ढाबे में कहीं नहीं मिला, सामने भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तब एकदम से उसकी आवाज आई। ये आवाज पीछे से आ रही थी। मैं तभी भाग के गया उस तरफ। वहां जाके देखा तो उस जिन ने तेरे पापा को गोद में उठाया हुआ है। वो उसके साथ खेल रहा है। मैंने आवाज दी, गुड्डू, और तभी जिन ने मेरी तरफ देखा। दादी इस तरफ भागती हुई आने लगी। मैंने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा। वो जिन मेरी तरफ देख रहा था। उसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दी, बस आंखें चमक रही हैं। मैं अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ के कहने लगा, गुड्डू। उसने एकदम से कहा, मुझे गोश्त ला के दे, नहीं तो इसे खा जाऊंगा। एकदम से मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं भाग के रसोई गया, बचा हुआ खाना लाके उसके सामने रख दिया। गुड्डू को एकदम से उसने मेरी तरफ फेंका। तेरी दादी तो रोई जा रही थी कि क्या हुआ है। मैंने तेरे पापा को दादी के पास छोड़ा और जितना भी बचा हुआ गोश्त रखा था सब उसके सामने डाल दिया। किसी जानवर की तरह जल्दी जल्दी खाने लगा वो। जब वो खा रहा था तो मैं डरते हुए इसके पास गया, हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर देना, मैं चला जाऊंगा इस ढाबे को बंद करके। उसने एकदम से मेरी तरफ गुस्से में देखा और कहा, अगर तू ये ढाबा बंद करके कहीं गया तो मुझे गोश्त कौन देगा? और अगर मुझे गोश्त नहीं मिलेगा मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगा। जैसे ही उसने बोला मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने कहा, मैं रखूंगा आपके लिए गोश्त। उसने कहा, यहाँ नहीं, वो मेरा घर है। रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच थाली आ जानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं करूँगा। वो एकदम से हवा में उड़ता हुआ उस घर की तरफ चला गया। बेटा, तब से ये सिलसिला हर रोज चलता आ रहा है। सतबीर ने पूछा, आपने कभी देखा है उसे? और हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चले जाते? दादाजी ने कहा, मैंने कभी देखा नहीं है उसे। उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। घर में भी जब थाली देने जाता हूँ वो किसी पर्दे के पीछे बैठ के खाना खाता है। बेटा, मैंने यहाँ से कहीं और जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करता तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देता। इस जिन ने एक बार कहा भी था, तेरे ढाबे पर किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी, बस तू मेरे खाने का ख्याल रख। और तब से आज तक हर रोज यहाँ ना जाने कितने ही लोग आते हैं। वो जिन खुद नहीं चाहता कि हम यहाँ से कहीं और जाएं। कुछ सालों बाद शायद मैं ये काम ना कर पाऊं। तब तेरे पापा को ये जिम्मेदारी लेनी है और उसके बाद तुझे ये काम संभालना है।
सतबीर ने बताया कि आज की बात करूँ तो दादाजी यहाँ ढाबे पर नहीं आते, सब पिताजी संभालते हैं और रात को उस घर में थाली लेके भी वही जाते हैं। एक दिन मैंने पापा से पूछा भी था, आप वहाँ खाना देने जाते हो, आपको डर नहीं लगता? पापा ने कहा, बात जब परिवार की हो, उनकी सलामती की हो, तो इंसान हर वो चीज करने पर मजबूर हो जाता है जिससे उसे डर लगता है। उन्होंने कहा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, तब तक मैं देख लूंगा, लेकिन एक न एक दिन तुझे ये संभालना है। और जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आ रहा है, मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ उस दिन के लिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम प्रवीण है, दुआओं में याद रखना।